हाँ, तो कहाँ तक पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में? लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो क्या होता है बताओ? तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती, सेम मीडियम में वापस लौट आती है। इसको क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पूछे कि इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों कहते हैं, इसमें टोटल वर्ड का क्या मतलब है? तो एक चीज समझा सकते हो, इसका जो सही मतलब है वो बताता हूँ। जैसे यहाँ पे समतल दर्पण है तो परावर्तन तो यहाँ भी होता है। जैसे एक प्रकाश किरण ऐसे आती है इधर से और ऐसे टकरा के इधर चली जाती है, तो जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में चली जाती है, तो ये भी परावर्तन होता है। तो ये समतल दर्पण से परावर्तन है। किससे बताओ? लेकिन यहाँ पर जो परावर्तन होता है उसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों नाम दिया गया, समझते हैं जरा, ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पर सघन माध्यम है और ऊपर जो है सो कि विरल माध्यम है, तो प्रकाश किरण यहाँ पे सघन माध्यम से ऐसे विरल माध्यम में जाती है। मान लो मैं शुरू में ही आपतन कोण में ज़्यादा करके भेज रहा हूँ। ये आपतन कोण जो आई है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो ज़्यादा है किस एंगल से? क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल से क्या है? ज़्यादा है। तो क्रिटिकल एंगल से अगर ज़्यादा है तो क्या होगा? ये प्रकाश किरण इसी में ऐसे लौट आएगी, हाँ कि ना? तो इस परावर्तन और इस परावर्तन में क्या फर्क होता है? तो यहाँ अगर मान लो कि इस प्रकाश की जो ऊर्जा है, सपोज करो 100 जूल समझाने के लिए, तो ये लगभग जो है सो कि होता है 80 जूल, 85 जूल, ऐसे इसका वैल्यू होगा। समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मतलब अगर 100% इसके पास एनर्जी है तो उसका 80%, 85%, 90%, 80 to 90 के बीच रहता है। मतलब कुछ एनर्जी क्या होती है ना, यहाँ पे हीट में कन्वर्ट हो जाती है, उष्मा में। कुछ एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। मतलब ये जो मिरर होता है उसको सोख लेता है और हीट में ट्रांसमिट कर देता है, कुछ इसको पार कर जाती है। तो ये वाली चीज़ होती है। लेकिन यहाँ जब ये रिफ्लेक्शन होता है ना, तो अगर इसके पास 100 जूल की एनर्जी है, अगर इसके पास 100 जूल की एनर्जी है इस लाइट रे के पास, तो ऑलमोस्ट जो है सो की जितनी एनर्जी होती है, मतलब 95, 98 ऐसे उसके आसपास, मतलब अच्छा खासा जो एनर्जी होता है वो रिफ्लेक्ट करके आती है। मतलब लगभग जो यहाँ पे कह रहे हो ना, 100 टोटल का मतलब क्या? ऑलमोस्ट 100। पूरा तो नहीं, यहाँ भी नहीं होगा, लेकिन लगभग आप क्या कह सकते हो? 100। आई बात समझ में? तो अच्छा खासा परसेंटेज जो है सो कि यहाँ पे लाइट रे की जो एनर्जी होती है वो रिफ्लेक्ट होकर के आती है। इसलिए इसके परावर्तन के पहले एक वर्ड लगाया जाता है, क्या? टोटल, पूर्ण। आई बात समझ में? तो पूर्ण का मतलब है कि ऊर्जा की पूरी मात्रा, ऊर्जा की पूरी मात्रा, जितनी एनर्जी इस इंसिडेंट रे में होती है, इस आपतित किरण में जितनी ऊर्जा होती है ना, इस परावर्तित किरण में भी उतनी ही ऊर्जा होती है, लगभग लगभग। बात समझ में आई क्या? इसीलिए इसको पूर्ण, और चूंकि एक ही मीडियम में आ रहा है तो आंतरिक, इंटरनल। आई बात समझ में? सघन माध्यम से अंदर अंदर जा रहा था, उसी के अंदर आ गया, तो इंटरनल। और रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बात समझ में आई क्या? तो ये ध्यान रखना। तो टोटल वर्ड का यहाँ पे ये मतलब है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है, इंद्रधनुष, रेनबो। ये क्या होता है? इंद्रधनुष आकाश में प्रकट होने वाला 7 रंगों का एक चाप होता है, एक आर्क होता है कि नहीं होता है? ठीक है। वायुमंडल में ये बस एक लाइन ही है, जो वायुमंडल में वर्षा की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के विक्षेपण द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये जो घटना होती है ना, इंद्रधनुष जो हमको दिखाई देता है आसमान में, इसमें बेसिकली दो चीजें होती हैं। एक तो होता है कि जो वाटर का जो ड्रॉप होता है उसमें जब श्वेत प्रकाश प्रवेश करती है ना, व्हाइट लाइट जब इन करती है सूरज से आकर के, इधर से कोई व्हाइट लाइट है, इधर से कोई ऐसे इसमें इन कर रही है। राइट नाउ मैं तो लाल प्रकाश किरण बना दे रहा हूँ। ऐसे श्वेत प्रकाश जब प्रवेश करती है तो ये 7 रंगों में बढ़ती है, और 7 रंगों में बढ़ती है तो ये पानी में जब प्रवेश कर जाती है तो ध्यान से देखोगे ना, तो इधर पानी है और बाहर क्या है? हवा है। तो यहाँ पे प्रकाश किरण पानी में जब प्रवेश किया, जल की बूंद में प्रवेश किया, तो जल सघन हुआ कि विरल? तो डेंसर हो गया, सघन हो गया। और बाहर जो हवा है वो क्या है? विरल है। तो ये जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से प्रवेश कर रही है और फिर ये विरल है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे ये 7 रंग में बटी, लेकिन ये जो लाल वाला प्रकाश किरण है ना, वो फिर पानी में ही ऐसे लौट गया। यहाँ पे बताओ कौन सी घटना हुई? अभी अभी पढ़े हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बात समझ में आई क्या?
तो इस जल के बूंद के अंदर ये भी होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दो चीजें होती हैं, एक क्या होता है बताओ, वर्ण विक्षेपन। क्या होता है? वर्ण विक्षेपन। क्या है वर्ण विक्षेपन? जब श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में, जिससे वो बना है 7 रंग, जिन 7 रंगों से बना है उसमें विभक्त हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इसी घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपन कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। पढ़े थे ना? तो एक तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो रहा है, ये 7 रंग इसमें मिले हुए आ रहे हैं, सब व्हाइट दिख रहे हैं, और ये जैसे ही ड्रॉप में इनके 7 रंग में बट गए, और 7 रंग में बटने के साथ साथ क्या हुआ? इनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। तब देखो इधर हो रहा है, ये रेड ऐसे आया, इसका TIR हो गया, ये उसके नीचे ऑरेंज आ रहा है, उसका भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। मतलब ये सघन से विरल में नहीं गए, सघन से विरल में नहीं गए, यहाँ पे एक बार क्या हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रेड वाला यहाँ आया, ऑरेंज वाला यहाँ, इस तरीके से। फिर क्या होता है? फिर अब यहाँ से जल की बूंद में से फिर हवा में प्रकाश किरण निकलती है, तो बस दिशा में विचलन आता है। सघन से विरल जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी। तो यहाँ पे अभिलंब खींचोगे ना सेंटर से मिला मिला के, तो ये थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ऐसे जो जा रही थी ना, वो थोड़ा ऐसे बेंड करेगी। और हम लोग जो है सो कि इधर जमीन पे ऐसे होते हैं। बात समझ में आई क्या? हम लोग ऐसे जमीन पे होते हैं। तो ये 7 रंग की प्रकाश किरणें हमारे पास पहुंचती है, और फिर इसकी वजह से हमको ऐसा लगता है, देखो क्या होता है, कभी भी आप देखना कि जब बारिश होती है ना, तो अगर सूरज इधर है, सन इधर है, तो रेनबो आपको किधर देखने को मिलता है? बोलो। इस साइड आपको देखने को मिलता है। कारण यही है कि लाइट ऐसे इधर से आती है, यहाँ पे ये घटना होती है, और इधर से ऐसे लाइट रे जब जाती है तो हमको इसके पीछे ऐसे वो आर्क टाइप का दिखाई देता है, अलग अलग कलर का ये चाप दिखाई देता है। बात समझ में आई क्या? तो या सूरज की तरफ मुंह खड़ा करके होंगे, इधर अगर आप फेस करोगे तो आपके पीठ की तरफ इंद्रधनुष बनता है। बात समझ में आई? इसमें जो नाम है ना, थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। रेन का मतलब क्या होता है? बारिश। और BOW, ओ का मतलब क्या होता है? धनुष। तो जो धनुष बनाया जाता है उसका जो आर्क होता है, जो चाप होता है, वैसा होता है। बात समझ में आई क्या? तो बेसिकली बारिश के समय में जो चाप के जैसा, धनुष के जैसा जो आकृति आपको रंगीन देखने को मिलता है, उसी को इंद्रधनुष कहते हैं। तो उसी के हिसाब से क्या नाम भी बनाया गया है, रेनबो। क्या बनाया गया है? बात समझ में आई? और हिंदी में अगर मैं इसकी व्याख्या करूं थोड़ा सा, तो इसका क्या नाम है बताओ? इंद्रधनुष। तो इसका तो ठीक है, एज इट इज हिंदी आ गया, लेकिन रेन का तो हिंदी इंद्र नहीं होता, लेकिन इंद्र भगवान को क्या माना जाता है? बारिश का देवता। किसका? हाँ, तो इसलिए ऐसे कुछ, तो जिन्होंने भी ऐसा नाम रखा है उस तरीके से आप रिलेट करके देख सकते हो। तो ये जो आप जमीन पे होते हो, सन रे इधर से आता है, प्रकाश की किरणें, सूरज की व्हाइट लाइट इधर से आती हैं, और आपको इस तरीके का आसमान में देखने को मिलता है। इतना खूबसूरत नहीं मिलता है फिर भी, लेकिन जो हल्का भी मिलता है ना, जितना भी मिलता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, देखने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है। और ऑपोजिट साइड बनता है, ये वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं और उसमें ये चीज़ें होती हैं। समझ में आई क्या? एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो अभी आपके क्लास में तो नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, कैटेगराइजेशन याद रखना। जो रेनबो होता है ना, वो 2 तरह का, एक को बोलते हैं प्राइमरी, एक को बोलते हैं सेकेंडरी। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष, प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो। जब लाल कलर ऊपर दिखे और बैंगनी नीचे दिखे, लाल कलर ऊपर और बैंगनी, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी, प्राथमिक इंद्रधनुष। और अगर ये उल्टा दिखे, आप लोगों ने पता नहीं गौर किया कि नहीं किया, कभी ये उल्टा भी दिखता है। आई बात समझ में? तो ये वायलेट अगर ऊपर दिखे और रेड नीचे दिखे, तो उसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक, सेकेंडरी रेनबो बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है सो कि प्राइमरी रेनबो का ये एग्जाम्पल है। तो ये जैसे भाई साहब का आंख है, किसी का नेत्र है, ये उसमें रेड ऊपर दिखेगा, वायलेट नीचे, तो ये कौन सा रेनबो है? प्राइमरी। और अगर ऐसा हो जाए कि भाई साहब का नेत्र है, अगर वायलेट ऊपर दिखे और रेड नीचे दिखे, तो क्या बोलेंगे? बात समझ में आई क्या? बोलो, ध्यान रहेगा ना? तो प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं बता दो? तो कौन कौन? प्राथमिक और द्वितीयक में क्या फर्क है? प्राथमिक में लाल कलर ऊपर और बैंगनी नीचे, और द्वितीयक में बैंगनी ऊपर और लाल नीचे। ध्यान रहेगा। और कोई पूछे ऐसा क्यों होता है, तो ये आंसर करना कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है, प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है,
उसमें जो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, देखो यहां से ये सनलाइट आया, प्रवेश किया, देखो एक बार क्या हुआ, ये परावर्तन हुआ, मतलब जल में की बूंद में ही परावर्तन हो गया, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेकिन एक ही बार हुआ। उसके बाद ये जल के बूंद से बाहर निकल गई प्रकाश किरणें। तो जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक बार होता है तो प्राइमरी रेनबो बनता है। जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन जल की बूंद में एक बार होता है तो प्राइमरी रेनबो बनता है। लेकिन ध्यान से देखो, यहां से ऐसे सनलाइट आ रहा है, एक बार ऐसे गया, देखो तो यहाँ पे TIR हुआ, जल के बूंद में ही रिफ्लेक्शन हुआ। अब फिर देखो एक बार और हुआ क्या, एक बार और हुआ क्या, निकलना था तो यहां निकल सकती थी, लेकिन एक बार और हुआ क्या। तो जैसे ही 2 बार TIR होता है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन 2 बार अगर होता है तो सेकेंडरी रेनबो बनता है। और 2 बार होता है, इसी कारण क्या होता है, वायलेट ऊपर चला जाता है और रेड नीचे आ जाता है। समझ में आ गया। तो ये ध्यान रखना कि प्राइमरी रेनबो में जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो एक बार होता है, सेकेंडरी में 2 बार होता है। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन था, ध्यान रखना। तारे अपनी वास्तविक स्थिति से अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं अपवर्तन के कारण। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े, पिछले चैप्टर में इसका डिटेल हम लोगों ने डायग्राम वगैरह भी देखा था। अग्रवर्ती सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, इसकी क्या कहानी है। इसका ये मतलब होता है कि जो सूर्योदय जो होता है ना, हमको जब लगता है कि सूरज भगवान उगे हैं, जब पहली बार दिखाई देते हैं, उसी को ना क्या बोलते हैं, सूर्योदय, सूर्य का उगना, राइजिंग, हाँ हाँ, सनराइज जो भी कहिए, सनराइज, सनसेट, शाम को जो होता है वो सनसेट, सुबह में होता है वो सनराइज। तो ये जो सूर्योदय आप जो कहते हो, जो सनराइज आप कहते हो, बेसिकली जब आप पहली बार सूरज को देखते हैं ना, तब आप सूरज को नहीं देख रहे होते, उसके इमेज को देख रहे होते हैं। अब उसकी कहानी क्या है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए तो हमारा ग्लोब जो है वो टूट गया है, तो बहुत दुख हो रहा है। हाथ से इमेजिन कर लोगे, समझाता हूँ समझाता हूँ, कोई नहीं, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये है पृथ्वी, क्या बता दो, ये क्या है बताओ, ये अर्थ है। और इसकी कहानी ये है कि अर्थ कैसी होती है, 3D होती है ना भाई। हाँ, ये सर्कल जैसा इमेजिन मत करना, उसके लिए मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, आपको ज़्यादा फील आ जाएगा। थोड़ा बहुत फील आना शुरू हुआ कि नहीं आना शुरू हुआ। देखो कोनो आम और सेब मत समझ ले, तो और थोड़ा दीजिए ना, काट के खाना है। फील आ रहा है, ऐसा फुटबॉल टाइप का, एस्फीयर, गोला टाइप का, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इतना बड़ा ऐसे इमेजिन करो, ठीक है, समझना बात। चलो थोड़ा सा एक आदमी आओ, हेल्प करो मेरी, कौन आएगा, आओ विंध्याचल इधर आओ तुम। आज इसको हम लोग बनाने वाले हैं सूरज। ऊपर आओ, ऊपर आओ, इधर से आ जाओ। देखो सूरज की जो प्रकाश किरणें होती हैं वो चारों तरफ फैलती हैं, लेकिन राइट नाउ जो हम लोग का ये वाला जो सूरज है ना, वो सिर्फ इधर प्रकाश फैला रहा है, ठीक है। सूर्य की प्रकाश किरणें चारों तरफ फैलती हैं, ठीक है, लेकिन हाँ, तो ऐसे एकदम ऐसे पकड़ के रखना। अब यहाँ पे लाइट आ रहा है, इमेजिन करो यहाँ पे धरती है, अर्थ है, ठीक है। अब पृथ्वी ऐसे गोला इमेजिन कर लो, कर लिया आपने। अब सुबह कैसे होता है, सुनना ध्यान से। ये जो अर्थ का गोला है, इधर तुम पीछे हो, ये अर्थ वाला गोला है, तो पीछे हो तो अंधेरा होगा, क्योंकि लाइट इधर से आ रही है, तुम इधर हो, वो तो अंधेरा होगा। अब अर्थ रोटेट कर रही है, डेंग 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 डेंग, मॉर्निंग हो रहा है, रुको आराम से, तो ऐसे होगा, समझ रहे हो। तो जैसे जैसे इधर जाओगे, सन की लाइट आपकी तरफ, समझ रहे हो, सूर्य तो अपना प्रकाश लगातार दे ही रहा है, ठीक है। अब ये दिमाग मत लाना कि सर पृथ्वी चल रही है, सूरज चल रहा है, वो सब दिमाग मत सोचना, ये सब रोक के ही समझा जा सकता है। नहीं तो पता लगेगा सब चल रहा है, फिर तुम्हारा तुम्हारा दिमाग भी चल रहा है, फिर पगला जाओगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये सन से लाइट इधर से आ रहा है, ये ग्लो इमेजिन कर लो, इधर थे हम लोग, ये ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो। तो यहाँ से जो लाइट रे आती है ना, अब पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, अरे अर्थ के पास एयर भी तो है बहुत सारा। तो जब लाइट रे आती है ना, तो पहले वैक्यूम है, निर्वात है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, निर्वात है, पानी है, अच्छा खाली है, हमको लगा वाला पानी है, बोले स्पेस में पानी कहाँ से ढूंढ लिया ये, तो एस्ट्रोनॉट हम लोगों के बीच में पड़ा हुआ है, ये तो है अंतरिक्ष यात्री इधर बैठा हुआ है, हमको लगा दो चार भ्रमण करके आ गया है। हाँ, तो अभी जैसे कि ये स्पेस में क्या है, खाली है, पानी नहीं है भाई, खाली है, क्या है बोलो, यहाँ पे खाली है।
तो खाली जो जगह होता है सबसे विरल होता है, रेयर है वो। अब प्रकाश किरण एकदम ऐसे आ रही है, लेकिन मैंने क्या बोला, जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो लाइट इन करेगी तो उसका कुछ तो डेंसिटी है, तो वो निर्वात के सापेक्ष कुछ तो सघन हो गया। अब जैसे ही वो प्रवेश करेगी ना, तो ऐसे जो जा रही थी, जैसे ही मीडियम बदलता है वो बेंड करेगी, तो विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की तरफ। बात समझ में आई क्या? तो नॉर्मल जो होता है वो अर्थ का सेंटर बनाओगे ना, इमेजिन करो ये गोला है और अर्थ के सेंटर से ऐसे नॉर्मल खींचोगे ना, तो लाइट रे जो ऐसे जाती है ना, थोड़ा बेंड करती है ऐसे। बात समझ में आई क्या? तो लाइट रे यहां से ऐसे आ रही थी, इधर जा रही थी, और उसका थोड़ा बेंडिंग ऐसे हो गया। तो जब पृथ्वी ऐसे घूम रही होती है ना, तो आप जब ऐसे पहली बार जब सूरज को देख रहे होते हो, तो बेसिकली ये लाइट ऐसे आके ऐसे बेंड कर रही होती है, ऐसे आके ऐसे बेंड करती है, तो इसका इमेज आपको दिखता है। ये लाइट पीछे की तरफ बढ़ाओ डॉट 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 से, तो ये सूरज आपको यहां नहीं दिखता, यहां दिखता है, इधर कहीं दिखता है। बात समझ में आई क्या? तो अभी सूर्योदय हुआ नहीं है। सूर्योदय कब होता? जब ये पृथ्वी ऐसे घूम के आ रही है, आ रही है, आ रही है, एकदम फेस टू फेस आपका आमना सामना होता। ये जो लाइट सीधे आ रही है, सीधे आती और पहली बार आप देखते, तो ये सच में सूर्योदय होता। समझ में आई क्या बात? लेकिन क्या हुआ, लाइट ऐसे आ रही थी, वायुमंडल में प्रवेश की, निर्वात से वायुमंडल में जैसी प्रवेश करती है, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है, वैसी वो लाइट बेंड होती है, फिर उसका इमेज कहीं इधर बन जाता है। तो ये यहां नहीं होकर यहां दिखता है हमें। समझ आया? और जैसे ही हमको दिखता है तो हम क्या कहते हैं, सनराइज हो गया, सूर्योदय हो गया। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ही वही है कि सूरज का दिखना ही क्या है, सूर्योदय। लेकिन सूरज हमको पहले ही दिख जाता है। एक्चुअल जो सूरज है, एक्चुअल जो सन है, उससे पहले ही वो हमें दिख जाता है। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। बात समझ में आई क्या? नहीं आया? तो अग्रवर्ती सूर्योदय जो है, सो कि जो सनराइज होता है, जो सनराइज होता है वो पहले ही हो जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। रुक जाओ, अभी सूर्यास्त भी कराना है। अरे दिन होगा तो रात भी तो होगा, ये तो दिन करा के छोड़ दे रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग क्या बोलते हैं, पोल पे हैं, 6 महीना दिन 6 महीना रात करवाएगा ये। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हम सूर्य को देख सकते हैं। तो सूर्योदय होने से 2 मिनट पहले ही हम लोग उसको देख लेते हैं, फिर 2 मिनट बाद एक्चुअल में हम उसको जैसे कि समझ पाते हैं, देख पाते हैं। सुनना, अब सूर्यास्त वाली वही बात है। अब जैसे सुबह हो गया, ऐसे आ रहे हो, खूब बढ़िया दोपहर हुआ, अच्छा खासा धूप मिला सामने है, अभी इधर आ गए, अभी ये ग्लोब घूम रहा है, ऐसे करते करते फिर शाम में जा रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा? अभी ये शाम हो गया, अब सूर्य अब आपसे छिप चुका है, अब इधर आ गए तो सूर्य आपसे छिप चुका है। लेकिन वायुमंडल क्या कर रहा है, वहां से आने वाली प्रकाश किरण को अभी क्या कर रहा है, मोर के आप तक भेज रहा है, ऐसे से ऐसे भेज रहा है। बोलो हाँ या ना? मैं कुछ ज्यादा मोर के समझा रहा हूँ ताकि आपको फील है, हाँ या ना? तो ऐसे से उसको क्या कर रहा है, ऐसे भेज रहा है। तो आप घूम के इधर आ चुके हो, आपको सूरज नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी वहां से आने वाली लाइट वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण बेंड होकर आपको मिल रही है, और मिल रही है तो आपको लगता है सूरज कहीं इधर दिखाई दे रहा है। बात समझ में आई? तो संध्या हो चुकी है, सूर्यास्त हो चुका है, फिर भी आपको सूरज दिखाई दे रहा है, तो वो विलंबित होता है, मतलब सूर्यास्त देर से हो रहा है। एक्चुअल जो सनसेट हो रहा है वो पहले हो चुका है, जबकि बाद में हमको दिखाई दे रहा है। तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन वी कैन सी द सन फॉर अबाउट 2 मिनट्स बिफोर एक्चुअल सनराइज। जो वास्तविक सूर्योदय होता है उससे पहले ही 2 मिनट हम देख लेते हैं, एंड 2 मिनट्स आफ्टर सनसेट, जो सनसेट होता है उसके 2 मिनट बाद तक हमको दिखाई देता है। वी कैन सी द सन अप टू 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज टाइम। ये तो रिपीट हो गया शायद मेरे हिसाब से, 10 सेंटेंस शायद रिपीट हो गया है, खैर देख लेना। तो ये जो चीजें है ना, ध्यान रहेगा क्या आपको? अरे बोलो बोलो, सेम ही लाइन 2 बार रिपीट हो गया है, दोनों में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो आप लोग एक ही बार लिखना, 2 बार मत लिख लेना, ठीक है? सुनाई दिया गया? एक ही बार लिखना, 2 बार मत लिख लेना। तो बताओ, तो एक दिन में कितना मिनट आप एक्स्ट्रा ले लेते हो, बताओ? 4 मिनट। बात समझ में आई क्या? अगर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं होता तो एक्चुअल में जो मॉर्निंग होता वो कितना, 2 मिनट बाद होता, और सूर्योदय 2 मिनट पहले हो जाता, तो फिर 4 मिनट तो हमारा जाता ना जी। तो एक्चुअल जो हमारा दिन होता है वो कितना मिनट से बढ़ जाता है। इसलिए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय लगभग 2 + 2 4 मिनट बढ़ जाता है। अतः पृथ्वी पर यदि वायुमंडल ना होता तो दिन लगभग 4 मिनट छोटा, ये अप्रोक्स वैल्यू है। बात समझ में आई क्या? वही कहानी यहाँ पे समझाई गई है एक डायग्राम के थ्रू। आप जब भी डायग्राम बनाना हो तो ऐसे बना सकते हो, 2D में ऐसे ही बनाते हैं। समझ आया? अगला एक फिनोमेना है प्रकाश का प्रकीर्णन। हाँ बिल्कुल चाहिए आप, शुक्रिया आपका। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। ये प्रकाश का जो प्रकीर्णन है बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, और बहुत सारे फिनोमेना इसके देखने को मिलते हैं। अच्छा, आप लोगों को ये आसमान जो नीला दिखाई देता है ना, इसमें प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो शामिल है।
आप कभी ऐसा देखे हो, क्या बोलते हैं कि आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं, दोपहर का समय है, और उस कमरे के अंदर कहीं कोई वेंटिलेटर है, छोटा सा छिद्र है या वेंटिलेटर ही, और वहां से लाइट रे आ रही है और आपको ऐसे आता हुआ प्रकाश किरण दिख रहा है। दिखता है ऐसा? कितने लोगों को दिखा है ऐसा कभी ना कभी? सबको दिखा? अरे वाह, सारे वैज्ञानिक इधर ही हैं। हैं? तो एक्चुअली आप सुनना, जो मैं कह रहा हूं उसको ऑब्जर्व करना सही से। कोई भी चीज हमें दिखाई कब देती है बताओ? उसमें डस्ट पार्टिकल दिखता है? बोलो। तो मैंने शुरू में ही बताया था, जब रिफ्लेक्शन पढ़ाया था, तो शुरू में एक चीज पढ़ाई थी कि कोई भी चीज तब दिखाई देता है जब या तो वो खुद प्रकाश उत्सर्जित करे या किसी दूसरे का प्रकाश वो परावर्तित करे। याद आया? अगर मैं आपको दिखाई दे रहा हूं तो या तो मैं खुद लाइट निकाल रहा हूं, प्रकाश का स्रोत हूं, समझ रहे हो, या किसी दूसरे स्रोत की से प्रकाश मेरे शरीर पे पड़ रहा है, वो प्रकाश किरणें परावर्तित हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और वो आपके आंख तक पहुंच रही हैं, देन आपको लग रहा है कि समूह सर इधर हैं। बात समझ में आई क्या? एज इट इज सेम आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। ठीक है? तो ध्यान ये रखना है कि अब सोच के देखो कि वो वेंटिलेटर से लाइट रे आ रही है, ठीक। अच्छा, ऐसे में आपसे पूछूं कि बताओ यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल है कोई दिख रहा है क्या? होंगे कि नहीं होंगे? डस्ट पार्टिकल होंगे कि नहीं होंगे? एक काम कर दो, बस ये कमरा पूरा अंधेरा कर दो, डार्क कर दो, ये जो वेंटिलेटर सामने उस राइट साइड में लगा हुआ है ना, वहां से लाइट बाहर से ऐसे आ रही हो, तो वहां से जो आ रही होगी ना, उसके दिशा में आपको इसके कमरे के अंदर, इसी कमरे के अंदर वो डस्ट पार्टिकल दिखने लगेंगे। वो क्यों दिखने लगते हैं? क्या करते हैं वो ऐसा? तो वो स्कैटर करते हैं लाइट को। क्या करते हैं? स्कैटर। तो ये क्या है स्कैटर, क्या है प्रकीर्णन, समझना ध्यान से। तो बेसिकली जो पार्टिकल होते हैं ना, जैसे लाइट कहीं से आ रही है, तो वायुमंडल में जो कण होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इसमें जो लाइट, ये जो प्रकाश किरणें आती हैं, पहले उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, मतलब खा लेते हैं, रख लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, ये चारों तरफ उसको स्कैटर करते हैं, मतलब उसको बिखेरते हैं, उसको अलग अलग कलर में कह लो, अलग अलग डायरेक्शन में कह लो, ये इस तरीके से उसको तोड़ते हैं, चारों तरफ अलग अलग डायरेक्शन में उसको ये करते हैं। इसको कहते हैं स्कैटरिंग, स्कैटरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बात समझ में आई? जब कोई प्रकाश किरण वायुमंडलीय कण पे या किसी पार्टिकल से टकराती है, कण से टकराती है, तो वो कण क्या करते हैं बताओ? उस लाइट रे को, उस प्रकाश किरण को, उस प्रकाश के कण को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, और पुनः उसे विभिन्न दिशाओं में, चारों तरफ की दिशाओं में क्या करती हैं, विखेरती हैं, फैलाती हैं, स्कैटर करती हैं। इसी को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। समझ आया? अब ये अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, सुनना ध्यान से, प्रकाश किरण तो कहीं और से आ रही थी, उस प्रकाश किरण को इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और फिर वो चारों दिशाओं में फैला रहा है। अब मान लो कि तुम यहाँ पे इधर कहीं हो, इधर से देख रहे हो, तो क्या होगा, ये कण तुमको दिखाई देगा कि नहीं देगा? देगा। इसीलिए जब स्कैटरिंग होती है ना, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, हमें दिखाई देते हैं। बात समझ में आई? और इसको जो है सो कि एब्जॉर्ब, इसको सही तरीके से अध्ययन किया था, पता है किसने? जिसका नाम था टिंडल। क्या नाम था? ये नाम सुने हो? और इसी को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। क्या कहा जाता है? इसी को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। तो यहाँ पे देखने को मिलता है। या अगर आप आगे चल के जब सिनेमा घर में जाओगे ना, हॉल में, तो जो सिनेमा घर में पिक्चरें चलती है ना, तो प्रोजेक्टर पे जब ऐसे, प्रोजेक्टर से जब वो लाइट निकलती है ना, जो डिवाइस होता है प्रोजेक्टर, वहाँ सामने जो पर्दा लगा होता है उस पर जब लाइट रे निकलती है, तो ऐसे देखोगे ना, तो ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा। बेसिकली लाइट थोड़ी दिखाई दे रहा है, वो लाइट सोर्स, जो प्रकाश के जो स्रोत है, ऐसे जो लाइट निकल रही है ना, उस रास्ते में जितने सारे पार्टिकल्स है, वो काम क्या कर रहे हैं, वो पार्टिकल्स उस लाइट रेज को, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, बिखेर दे रहे हैं। तो वहां से जब प्रकाश किरणें चारों तरफ बिखेरते हैं, वो चारों तरफ फैलाते हैं, तो वो प्रकाश किरणें हम तक पहुंचती है, तो हमको वो सब पार्टिकल्स दिखते हैं। बात समझ में आई क्या? तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। समझ में आया? अरे बोलो। ठीक है। हाँ, अब इसके लिए कुछ कंडीशन होता है, ये जो पार्टिकल का साइज है वो क्या होना चाहिए। तो एक लाइन अगर याद रख सको, संभाल सको तो संभाल लेना, कि जो प्रकाश किरण जो होती है ना, जो लाइट होती है, वो एक वेव नेचर शो करती है। तो कितनी बार इसके वेवलेंथ की बात हुई है, तरंग दैर्ध्य की बात हुई है। तो बेसिकली जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है वो 400 नैनोमीटर से, जो विजिबल लाइट रेज होता है जिसमें हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं, इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच होता है। कितने के बीच? 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच होता है। एक बार फिर से बोलो। 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच। ठीक है।
अब इतना तरंग दैर्ध्य वाला, इस तरह मान लो कि ये वही वाला प्रकाश किरण है जो इसके बीच का कोई रेंज का आता है, कोई तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश किरण है, तो इसके सामने जो पार्टिकल होगा ना, इस पार्टिकल का जो साइज होना चाहिए वो भी इसके बीच के रेंज का ही होना चाहिए। मतलब कण का आकार, क्या बोलो, कण का आकार दृश्य प्रकाश का के जो तरंग दैर्ध्य का जो पड़ास है, अगर उससे मैच करता है, उसके आसपास का है, उससे कंपेरेबल है, उससे तुलनात्मक है, तो आप कह सकते हो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा और आपको वो चीजें देखने को मिलेंगी। अदरवाइज अगर ये पार्टिकल बहुत छोटा है, जैसे 400 नैनोमीटर से शुरू हो रहा है और कोई पार्टिकल है जिसका साइज है मान लो 20 नैनोमीटर, तो पूछा जाएगा कि क्या 20 नैनोमीटर के पार्टिकल यहाँ पे है और लाइट इधर से आ रही है, तो क्या जो 20 नैनोमीटर का जो पार्टिकल है क्या इस लाइट को सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर उसको विखंडित कर देगा, फैला देगा, स्कैटर कर देगा? आंसर है नहीं करेगा। बोलो बात समझ में आई क्या? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कौन से पार्टिकल्स कर सकते हैं बता दो? वही पार्टिकल्स कर सकते हैं जिनका साइज 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर के बीच का हो। बात समझ में आई क्या? ठीक है, या 750 से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो लाइट रे आएगी, टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा। समझ आई बात? या कोई और घटना हो जाएगी। समझ आया? ये ध्यान रखना। तो स्कैटरिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, समझ में आ गया? ध्यान रहेगा। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और है, एक छोटा सा आप लोगों ने ये सुना होगा, अच्छा टिंडल प्रभाव वही है यहाँ पे। आप लोगों ने कोलाइडी विलियन का नाम सुना है क्लास 9th में? बोलो बोलो। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो कोलाइडी विलियन होते हैं ना, कोलाइडी विलियन जो होते हैं वो टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। स्कैटरिंग, प्रकाश का प्रकीर्णन ऐसे करते हैं। क्यों करते हैं? तो आप जब विलियन पढ़ते हो, कोलाइड पढ़ते हो, निलंबन पढ़ते हो, तो उसमें एक चीज बताया जाता है कि विलियन उसको कहते हो जिसमें विलय का कण जो होता है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। 1 नैनोमीटर से जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे नमक आपने लिया NaCl और पानी में डाल दिया तो टूट गया Na+Cl-, तो जो सोडियम आयन है, क्लोरीन आयन है, उसका जो साइज होता है ना वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। कितना से? 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। और हमको लाइट स्कैटरिंग करवाने के लिए, प्रकाश का प्रकीर्णन करवाने के लिए क्या बोलते हैं, कण का आकार कम से कम कितना होना चाहिए? 400 नैनोमीटर। बात समझ में आई क्या? कम से कम उतना होना चाहिए। और जो विलय के कण है विलियन में, जो नमक का कण है वो क्या है? 1 नैनोमीटर। तो पानी में जब आप नमक डालते हो ना, चीनी डालते हो ना, तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स टूटते हैं, लेकिन वो लाइट को पकड़ के फिर स्कैटर नहीं कर पाते। तो आप उसमें से लाइट पास आउट करोगे ना तो विलियन में से सीधे पार कर जाएगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती उस विलियन में, वो विजिबल नहीं होता, वो दिखता नहीं है पार्टिकल्स, ऐसे फील नहीं आता। बात समझ में आई क्या? लेकिन ध्यान से सुनना, जो कोलाइडल होते हैं आपने पढ़ा होगा, तो कोलाइडी विलियन क्या पढ़ते हो आप? याद करो कि 1000 नैनोमीटर, याद करो याद करो कि कोलाइडी विलियन क्या होता है, जिसमें कणों का आकार, जिसमें विलय कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर कितना, 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। इस कितने के बीच होता है? अब इसका क्या मतलब है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, जैसे मिल्क देखते हो, मिल्क, दूध, हाँ, तो दूध के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच के साइज के होते हैं। तो वो अगर बीच के साइज के होंगे तो देखो, तो उसमें कुछ पार्टिकल्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत सारे पार्टिकल्स मिल जाएंगे जो इसके बीच के होंगे, क्योंकि हमको कैसा साइज का चाहिए था? 400 से 750। यहाँ पे देखो तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वो वैल्यू इसमें आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। इसीलिए जो कोलाइडी विलियन होते हैं ना, जो कोलाइडी विलियन होते हैं वो टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। और टिंडल प्रभाव क्या है? एक तरह का स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। बोलो बात समझ में आई? तो ये ध्यान रखना। तो अच्छा खासा मैंने यहाँ पे आपको बताया, समझाया। अब इसको एज ए डेफिनेशन लिखना है, तो डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णन कणों के आकार पर निर्भर करता है। यही चीज है, प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णन कणों के आकार पर निर्भर करता है। वो जो साइज है ना, जो लाइट रेट को स्कैटर कर रहा है, उसका पार्ट साइज क्या है, उससे कलर डिसाइड होता है कि कौन सा कलर ज्यादा स्कैटर्ड होगा, कौन सा कलर ज्यादा स्कैटर्ड नहीं होगा, मतलब प्रकीर्णित होगा, कौन नहीं होगा। तो ये आसमान जो आपको नीला दिखता है ना, ये जो आसमान नीला दिखता है, इसका क्या मतलब है समझ रहे हो? जो वायुमंडल में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, तो जब सूर्य से श्वेत प्रकाश किरणें आती हैं तो जो नीला कलर के होते हैं, जो बैंगनी कलर के होते हैं, इनका जो स्कैटरिंग होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और स्कैटरिंग होते हैं तो ये आसमान में ही जो है सो कि वो
जितने सारे पार्टिकल्स होते हैं वह स्कैटर होते हैं, तो ये छोटे 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 पार्टिकल से वह स्कैटर होता है, तो हमको ऐसा फील होता है कि आसमान कुछ है छत जैसा। अदरवाइज आप इससे ऊपर चले जाओ तो आपको अंतरिक्ष कैसा दिखेगा? काला दिखेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है, उसमें पार्टिकल्स नहीं है। तो पार्टिकल्स नहीं है तो स्कैटरिंग नहीं होगी, स्कैटरिंग नहीं हुआ तो कुछ दिखेगा नहीं, तो कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखता है। आई बात समझ में? तो आप ये कह सकते हो, ये सवाल अगर ऐसे आ जाए कि हमारा जो अंतरिक्ष है वो काला दिखता है क्यों, तो आप बोल सकते हो कि अंतरिक्ष के पास कोई वायुमंडल नहीं है, नहीं है तो वायुमंडलीय कण नहीं होंगे, वायुमंडलीय कण नहीं होंगे तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो हमें क्या आसमान जैसा कोई दिखाई, आसमान जैसा कोई चीज प्रतीत नहीं होगा। इसलिए ये कारण है कि वह क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष में काला दिखाई पड़ता है। तो अंतरिक्ष में आसमान दिखाई दे रहा है या स्पेस में जो हमको आसमान टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है, व्हाइट व्हाइट कलर का जो दिखता है, ये जो आसमानी नीला जो अभी आप कहते हो, ये जो दिखाई दे रहा है, ये कारण क्या है इसका? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बात समझ में आई क्या? तो कौन सा कलर ज्यादा स्कैटर्ड होगा, ध्यान रखना, कौन सा रंग ज्यादा स्कैटर्ड होगा वो डिपेंड करता है कि जिस साइज के पार्टिकल से टकरा रहा है, जिससे वो जाकर टकरा रहा है, जो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर बिखेर रहा है, उसका साइज क्या है। तो प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णित कणों के आकार पर निर्भर करता है। छोटे कण छोटी तरंगदैर्घ्य जैसे नीली रोशनी जैसे प्रकाश बिखेरते हैं, जबकि बड़े आकार के कण बड़े तरंगदैर्घ्य जैसे लाल और नारंगी प्रकाश बिखेरते हैं। बड़ा पार्टिकल होगा बहुत सारे को स्कैटर कर देगा, लेकिन पार्टिकल का साइज छोटा है तो ज्यादा किसको करता है? नीले रंग को करता है। बात समझ में आई? और वैसे भी आपको याद होगा कि जो वेवलेंथ मैंने बताया था, भूल गए कि याद है? बड़ा वेवलेंथ वाला कौन सा कलर होता है? हाँ हाँ, बड़ा वेवलेंथ वाला लाल, सबसे छोटा वेवलेंथ वाला नीला, ध्यान रहेगा। बैंगनी, हाँ बैंगनी वही सबसे नीचे जो आता है। और प्रिज्म से विचलन सबसे ज्यादा किसका होता है? बैंगनी का। लाल का विचलन सबसे कम होता। हाँ, ये सब ध्यान रखिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान रहेगा ना। आसमान नीला क्यों है? वायुमंडल में उपस्थित वायु के अणुओं द्वारा श्वेत प्रकाश के नीले अवयवों का प्रकीर्णन आकाश को नीला रंग प्रदान करता है। समझ में आया क्या? अंतरिक्ष में आकाश नीले के बजाय अंधकार में और काला नजर क्यों आता है, जो मैंने समझाया वहीं पे लिखा हुआ है, आराम से आप पढ़ सकते हो। सूर्योदय और सूर्यास्त पर सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? जब सूर्य का उदय होता है या शाम को जब सनसेट होता है, मतलब सूर्य जब डूबता है, तो उस समय पे ये ज्यादा लाल क्यों दिखता है? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? ज्यादा होता है। तो लाल रंग जो स्कैटर्ड होता है ना, बहुत ही कम होता है, जबकि नीला वाला क्या होता है? स्कैटर्ड ज्यादा हो जाता है। तो आपके तरफ से कोई चीज मेरी तरफ फेंक रहा हो, आप सुनना ध्यान से, आप मेरी तरफ बहुत सारे कलर की चीजें फेंक रहे हो, अब नीला बैंगनी उधर ही सब स्कैटर्ड हो गया, छिटा गया, फैल गया, तो मेरे तक क्या पहुंचेगा? लाल ऑरेंज यही सब पहुंचेगा। तो जो मेरे तक ज्यादा पहुंचेगा वही मेरे को दिखेगा। बात समझ में आई क्या? तो जो लाल रंग होते हैं उनका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? ज्यादा। इसीलिए देखना, जो सिग्नल होते हैं ना हमेशा रेड लाइट से बनाए जाते हैं। कौन से बताओ? रेड, जो लाल लाल होता है ना वो उसके लिए सिग्नल वाला जो कलर होता है वो रेड हम यूज करते हैं। तभी जो खतरा का ये, ताकि क्या होता है, उनकी स्कैटरिंग क्या होती है? कम होती है। वहां से जो लाइट रे निकलती है ना रेड वाली, तो उसकी स्कैटरिंग क्या होती है? कम, प्रकीर्णन कम होती है, तो बहुत दूर तक वो ट्रैवल कर पाती है। तो ऐसा जरूरत क्यों है? इसलिए जरूरत है कि अभी तो ठीक है, दिन में अच्छा खासा दिखाई देता है, और ये क्या बोलते हैं, जब मौसम साफ होता है तो बढ़िया है, लेकिन जब कुहासा होता है, जब बहुत सारे, अरे कुहासा जब ठंडी आती है ना और कुहासा गिरता है तो पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में बढ़ जाते हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारे कोलाइडल पार्टिकल, और भी इसमें डेंसिटी बढ़ जाती है। तो सोच के देखो, स्कैटरिंग तो बहुत ज्यादा होने लगेगा, तो उस टाइम लाल को भी अच्छा खासा लड़ना पड़ता है। बात समझ में आई क्या? तो आप ये चीज ध्यान रखना। हाँ, अभी अलग बात है कि लाल रंग लगा दिया फिर कहो सर हमने सामने पर्दा ही डाल देंगे, तो अब पार्टिकल का साइज जब बहुत ही बड़ा कर दोगे तो फिर वो लाल रंग भी स्कैटर नहीं होगा, वो पूरा का पूरा रुक जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, वो चीजें हो जाएंगी, स्कैटरिंग नहीं होगा। तो पार्टिकल का साइज हमेशा कितना, 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर के बीच होगा, तभी अच्छी खासी स्कैटरिंग होती है। समझ में आया क्या? तो ये सारे आंसर आप नोट कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर मेरे से पूछो तो एग्जाम के लिए ये ध्यान रखना कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। आया था एग्जाम में, आया था आप लोगों के? अरे वाह, बढ़िया बात है। तो बोर्ड में कोई बात नहीं, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट है, फेमस भी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी, बस इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आप आराम से घर पे लिख सको। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? श्वेत प्रकाश को वायुमंडलीय
जो चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट है मैं वही उसी के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। वैसे कोलाइडी विलियन के रिस्पेक्ट में भी लिखा जा सकता है, और एक्चुअल में जो एटमॉस्फेयर है वो भी एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनना ध्यान से, श्वेत प्रकाश को वायुमंडलीय कण द्वारा अवशोषित कर, क्या बोलो, अवशोषित कर पुनः, एक तो लाइट रे आया, उसको उसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, और फिर वो क्या करेगा, फिर वो प्रकीर्णित कर देगा, फैला देगा, पुनः वायुमंडल में ही चारों तरफ। हाँ मैं पीछे मुड़ू ना तो मुंह चुप कर लेना सब, अभी आगे इधर लिखू ना तो तुम लोग शांत हो जाना, ठीक है। ये जो चमत्कार करते हो ना तुम लोग, बहुत बहुत महान हो तुम लोग। ऐसा लगता है कि हमको समझ में ही नहीं आता, ज्ञान ही नहीं सब चीज का। जैसे इधर लिखने तो बतिया रहा है सब, इधर घूम रहे हैं तो सब शांत हो जा रहा है सब। वाह क्या डर बना के रखा है तुम लोग। अरे तुम लोग, हमारे देश की कानून व्यवस्था का भी यही हाल है। पुलिस दिख जाए ना सब घर में भाग जाते हैं, पुलिस सामने आ जाए ना सब साधु बनते हैं, ना ना हम ना कोई नहीं, हाँ हाँ, मैं तो वहां पे था ही नहीं, हम तो जो रवे रवे ना कहीं, हाँ क्या बोलते हैं उसको, हम ना नहीं हो जा, सब सब भाग जाएगा, हमको क्या मतलब है, हाँ हम ना देखनी हो, ये हाल होता है। काय झेलते हो, जब तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो तुम्हारे साथ भी होगा, घबराओ मत, टेंशन काय ले रहे हो। हाँ तो श्वेत प्रकाश को वायुमंडलीय कण द्वारा अवशोषित कर पुनः वायुमंडल में ही चारों तरफ बिखेरना, विखेरना, फैलाना, वही विखेरने की घटना, बिखेरने की घटना को, बिखेरने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा लेसन ह्यूमन आई एंड आवर कलरफुल वर्ल्ड। ये रंग बिरंगा जो संसार है आज से समाप्त हो रहा है, प्रलय आ रहा है, ठीक है।